Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Shreyas Badiye with lecture number 37 from Modern Indian History series. First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win. A beautiful thought by मोहनदास करमचंद गांधी, the father of our nation. अब मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जब आप कुछ करना चाहो तो जो लोग आपको रोकना चाहते हैं वो पहले आपको इग्नोर करेंगे, फिर वो लोग आप पे हंसेंगे, फिर भी आप नहीं मानोगे, फिर वो लोग आपसे लड़ेंगे, फिर भी आप नहीं मानोगे, आप अपने डिमांड पे स्टिक रहोगे तो आप जीत जाओगे। आपको उनका अगर कोई असर नहीं पड़ रहा है आपके काम पे, तो ये बहुत ही एक अच्छा पॉजिटिव थॉट है। इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज का हमारा जो लेक्चर है वो रहेगा द सूरत स्प्लिट पे 1907 पे। ये जो स्प्लिट था ये बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स पे हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब मैंने तीन नाम यहाँ लिए, एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट और इंडियन नेशनल कांग्रेस। एक्सट्रीमिस्ट भी हम पढ़ चुके हैं, मॉडरेट्स भी हम पढ़ चुके हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस भी हम पढ़ चुके हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो अभी वो सब लेक्चर्स देख ले, तभी ये आपको समझेगा। उसके साथ साथ अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी श्रेयस बड़ी द पीस लवर, और मेरे जो लाइव सेशन अभी शुरू है उसके बारे में भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन होना है तो मेरी इंस्टाग्राम की स्टोरीज आप चेक करते रहिए। आपको उसमें पता चल जाएगा कि मेरा लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन कब होता है, आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे उस सेशन में। उसके साथ साथ आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कीजिए, ये मेरा फेसबुक पे पेज है, ये मेरा टेलीग्राम का पेज है श्रेयस बढ़िए। उसके साथ साथ ये मेरा यूट्यूब चैनल है। सो ये सब है। उसके साथ साथ आप मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत चाहते हो बिना किसी रुकावट के, सो मेरे अब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए और मेरे प्रीमियर्स और लाइव सेशंस आप अटेंड कर सको। उसके साथ साथ मैंने मेक एमसीक्यू चैलेंज स्टार्ट किया है, और मेक एमसीक्यू चैलेंज जिन्होंने कंप्लीट किया है उन लोगों के नाम है स्नेहल पिपरेवार, अक्षत चौधरी, निखिल चौधरी, आशा चौहान, किरण मंडल, बिप्लाब दास, पूजा भारद्वाज और साक्षी द्विवेदी। सो मेक एमसीक्यू चैलेंज के जितने भी इन लोगों ने क्वेश्चन पोस्ट किए उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और ये पूरे क्वेश्चंस जो है वो वीडियो के अंत में, लेक्चर के अंत में पढ़े जाएंगे। सो बने रहेंगे आप अंत तक ताकि एमसीक्यू सॉल्व आप कर सको। एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ के आपका कुछ नहीं होगा, आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जाके आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सो एंड में इन्होंने जितने भी यहाँ पे मैंने नाम लिए, ये सब ने आपके लिए क्वेश्चंस पोस्ट किया, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये क्वेश्चन हम एंड में देखने वाले। सो अब हम स्टार्ट करेंगे द सूरत स्प्लिट से। मैं फिर से यहाँ पे आपको बता दूं कि वर्ड्स को कैसे तोड़ना और कैसे जोड़ना, ये सब चीजें, और उनको मीनिंग कैसे निकालना, ये सब कला आपके पास होनी चाहिए, आर्ट आपके पास होना चाहिए। ये आर्ट से फैमिलियर करने के लिए मैं आपके साथ बना हूं। यहाँ पे देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। यहाँ पे एक वर्ड है सूरत, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है सूरत। सूरत जो ये एक जगह है। उसके साथ साथ स्प्लिट यानी कुछ ना कुछ, कोई दो लोगों के बीच में कुछ बंटवारा हुआ होगा, उसको स्प्लिट कहा जाएगा। तो सूरत यहाँ पे इसीलिए यूज किया गया है क्योंकि जो कांग्रेस का सेशन था वो सूरत में हुआ था, और जो स्प्लिट हुआ था ये स्प्लिट हुआ था मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में, इसीलिए इसको कहा जाता है स्प्लिट। ओके, सो ये है प्लेस जहाँ पे सेशन हुआ था, और स्प्लिट जो हुआ था वो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में हुआ था, इसीलिए इसको स्प्लिट कहा जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस में ये स्प्लिट हुआ था, ठीक है। तो आईएनसी में ये स्प्लिट हुआ था। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बहुत ही एक खूबसूरत तस्वीर आपको दिख रही है। ये जो आपको यहाँ पे तस्वीर देखने मिल रही है, ये फोटो है जो ये सूरत सेशन का है। ये बहुत ही यूनिक पिक्चर्स है जो मैं डाउनलोड करते रहता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको इमेजिन हो कि किस तरह से चलता था। तो सूरत स्प्लिट जो हुआ था किन के बीच में हुआ था अभी आपको पता चल चुका है। सो अब हम देखते हैं कि सूरत स्प्लिट कब हुआ था। सूरत स्प्लिट जो हुआ था वो दिसंबर 1907 में हुआ था। जैसे कि आपको बता चुका है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी सेशन है वो दिसंबर में होते हैं। एक सेशन हुआ था 1907 में, 1907 में, और ये सेशन हुआ था सूरत में, जिसमें ये स्प्लिट हुआ था बिटवीन मॉडरेट्स एंड बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट। ये भी आपको मैं बता चुका हूँ। और ये जो है ये आईएनसी के थे यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें अभी आपको क्लियर हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये सब चीज़ें जो हुई थी ये किस तरह से हुई थी ये डिटेल में हम पढ़ने वाले। यहाँ इसको डिटेल में पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले बैकग्राउंड पढ़ने की जरूरत है। देखिए, क्वेश्चन सूरत स्प्लिट पे आते हैं और डिटेल क्वेश्चन होते हैं। आपको यहाँ पे इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। इसीलिए हम पहले बैकग्राउंड पढ़ने वाले। बैकग्राउंड में हम सबसे पहले जान लेते हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि डायरेक्टली आप सूरत सेशन पे नहीं आ सकते जब आप सूरत स्प्लिट को पढ़। ऐसा करने से आपको डायरेक्टली इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, आपका कनेक्शन नहीं बनेगा पिछले सेशन से। जब तक आपको बैकग्राउंड पता, तब तक आप ये नहीं जान सकते कि सूरत स्प्लिट किस तरह से हुआ था। तो बैकग्राउंड के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे दो सेशन और देखना पड़ता है। तो जो फर्स्ट सेशन आप देखने वाले हैं वो है बनारस सेशन,
ओके। और सेकंड जो सेशन आप देखने वाले हैं वो है कलकत्ता का सेशन। तो बनारस सेशन और कलकत्ता सेशन, ये दो सेशंस आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको सूरत सेशन को समझना है तो। सो इस तरह से दो सेशन हम पढ़ेंगे। तो पहला सेशन जो हम पढ़ने वाले बैकग्राउंड में वो है बनारस सेशन। क्योंकि बनारस सेशन जो हुआ था, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। बनारस सेशन हुआ था 1905 में। ओके। कलकत्ता सेशन जो हुआ था वो हुआ था 1906 में। और सूरत सेशन जो हुआ था वो हुआ था 1907 में। इस तरह से ये 3 सेशन है और यही वो सेशन है सूरत का सेशन जिसमें ये स्प्लिट हुआ था। इन दोनों के बीच में मॉडरेट सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम बनारस सेशन को स्टडी करने वाले हैं। सो बनारस सेशन पे आते हैं सबसे पहले। बनारस सेशन जो है वो 1905 में हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था, दिसंबर में हुआ था। इसके जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम है जीके गोखले। गोखले जो थे ये एक मॉडरेट लीडर थे, तो ये मॉडरेट थे गोखले जी। सो चीजें साफ है कि अभी भी कांग्रेस में जिनका डोमिनेशन शुरू जो डोमिनेट कर रहे थे कांग्रेस को, वो अभी भी मॉडरेट ही थे। क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले को यहाँ प्रेसिडेंट बना दिया और प्रेसिडेंट का एक बहुत बड़ा रोल होता था, क्योंकि रिजोल्यूशन पास करना है, कौन से रखना है, ये सब पे प्रेसिडेंट का बहुत बड़ा पावर होगा। सो यहाँ पे फिर से बनारस सेशन में गोखले जी जो थे उनको यहाँ पे प्रेसिडेंट बना दिया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। एक्सट्रीमिस्ट नाराज थे। अब एक्सट्रीमिस्ट नाराज तो थे, बट एक्सट्रीमिस्ट को भी लगता था कभी कि हमारा भी कोई प्रेसिडेंट बने इंडियन नेशनल कांग्रेस का। क्योंकि जो रिजोल्यूशन रखने का टाइम है, वो रिजोल्यूशन जो रखेगा वो प्रेसिडेंट होगा, उसका बहुत बड़ा रोल आएगा। और जो प्रेसिडेंट होगा वो डोमिनेट करेगा। तो पूरा डोमिनेट करने के लिए आपको यहाँ पे आपका प्रेसिडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक्सट्रीमिस्ट को भी लगता था कि हमारा प्रेसिडेंट होता कि इंडियन नेशनल कांग्रेस उनके तरीकों से चले। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ एक्सट्रीमिस्ट के काम करने के तरीके क्या है और मॉडरेट के काम करने के तरीके क्या है। अब एक्सट्रीमिस्ट क्या चाहते थे इस सेशन में? एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि जो बॉयकॉट और स्वदेशी मूवमेंट जो चलाई जा रही है, बॉयकॉट और स्वदेशी मूवमेंट के ऊपर मैं वीडियो लेक्चर बना चुका हूँ, जिन्होंने नहीं देखा वो उसे देख ले। तो बॉयकॉट और स्वदेशी मूवमेंट जो चल रही थी, ये बंगाल में चल रही थी पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ। सो ये सब चीजें मैं आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बता चुका हूँ। तो ये जो बंगाल में चल रही थी, इसमें सबसे पहले क्या हुआ कि इस तरह की जो मूवमेंट है ये एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि ऑल ओवर इंडिया में चले। और मैंने आपको बताया भी था कि पूरे इंडिया में चलाई थी जो एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने। तो ये चाह रहे थे कि बंगाल में के बाहर भी चले, यानी सिर्फ बंगाल में ना चले तो आउटसाइड बंगाल हर पूरे देश में चले ये मूवमेंट। और इसमें जो भी बॉयकॉट होगा वो सभी चीजों का बॉयकॉट होना चाहिए, है ना। तो एक चीजों का हम बॉयकॉट नहीं बोलते, सभी एसोसिएशंस का बॉयकॉट करो। जैसे गवर्नमेंट सर्विस का बहिष्कार करो, बॉयकॉट करो, अपोज करो। लॉ कोर्ट्स का अपोज करो। उसके साथ साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल जहां पे लॉ बनाए जाते हैं, इन लोगों ने आपको वहां जगह दे दी है, इसका भी आप बहिष्कार कीजिए। ये सब चीजें मैं आपको बता चुका ऑलरेडी। ये चाहते थे हमारे एक्सट्रीमिस्ट लोग, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्योंकि जो मॉडरेट लोग थे वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। मॉडरेट लोग चाहते थे कि सबसे पहले ठीक है, अगर आप बोल रहे हो कि यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट चलाई जाए, तो स्वदेशी मूवमेंट तो हम चलाने वाले हैं, हमारा अपोज है पार्टीशन ऑफ बंगाल को। बट एक चीज जान लीजिए कि हम हर चीज का बॉयकॉट नहीं कर सकते। और आप जो डिमांड कर रहे हो कि स्वदेशी मूवमेंट आउटसाइड बंगाल चले, ये भी हमारे लिए बहुत कठिन है। तो बॉयकॉट हर चीज का और स्वदेशी मूवमेंट आउटसाइड बंगाल चलाने की जो आपकी डिमांड है, ये पूरा करना हमको थोड़ा सा कठिन है। और आप ये भी कहते हो कि मास मूवमेंट चलाओ। और अगर आप देखोगे तो जो मॉडरेट्स थे उनके तरीके नहीं थे। मॉडरेट्स जो थे वो मासेस को इन्वॉल्व करके नहीं लेते थे किसी भी मूवमेंट पे, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। सो मॉडरेट्स ऑन अदर हैंड वर नॉट इन फेवर ऑफ एक्सटेंडिंग द मूवमेंट बियॉन्ड बंगाल एंड वर टोटली अपोज टू बॉयकॉट ऑफ काउंसिल सिमिलर एसोसिएशन। ये भी मैंने आपको बता दिया। सो ये नहीं चाहते थे कि बंगाल के बाहर जाए, और ये नहीं चाहते थे कि जो काउंसिल है उसका हम बॉयकॉट करें, या लॉ कोर्ट्स या जो भी चीजें बॉयकॉट हम कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया कि टाउन हॉल में एक बॉयकॉट रेजोल्यूशन जो इन्होंने पास किया था, उसमें दो चीजों का यहाँ बॉयकॉट किया जा रहा था, एक था क्लॉथ और एक था सॉल्ट। क्लॉथ कहाँ का और सॉल्ट कहाँ का, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ये मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके साथ साथ इनकी जो मेथड थी मॉडरेट्स की, वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जाते थे, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। जो लॉ आपको जैसा अलाउ करता है जिस तरह से अपोज करना, उसी तरह आप अपोज करोगे। ऐसे ही लीडर्स हुआ करते थे मॉडरेट्स। और अगर दूसरी तरफ देखेंगे तो एक्सट्रीमिस्ट ऐसे लीडर थे जो कॉन्स्टिट्यूशनल वे को नहीं मानते थे, क्योंकि उनका कहना था जो कॉन्स्टिट्यूशनल वे होता है ये बहुत स्लो होता है। सो अगर यहाँ हम देखेंगे तो एक्सट्रीमिस्ट अपने तरीके चाहते थे और मॉडरेट्स चाहते थे कि हमारे तरीके से हो, यानी मॉडरेट्स चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से हो। और आखिरकार अगर यहाँ के प्रेसिडेंट ये मॉडरेट बन
सो जो तरीका अपनाया जाएगा ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड ही अपनाया जाएगा और जो भी रिजोल्यूशन मॉडरेट्स चाहेंगे वही होगा और यहाँ वही हुआ। एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो इस चीज़ से नाराज़ हो गए कि उनकी जो डिमांड थी, उनके वो जिस तरीके से ये चीज़ें करना चाहते थे वो नहीं हुआ। इसीलिए जो मूवमेंट है, जो स्वदेशी मूवमेंट और बॉयकॉट मूवमेंट चलाई जा रही है वो इफेक्टिवली नहीं चल रही है। सो ये सब चीज़ें अफेक्ट कर रही थी आपको। सो ये चीज़ें जब अफेक्ट कर रही थी तो ये सेशन इस तरह से हुआ और यहाँ मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के अगर बीच में अगर हम देखेंगे सो थोड़ा-सा यहाँ पे एक नाराज़गी थी एक्सट्रीमिस्ट के मन में मॉडरेट्स को लेके क्योंकि मॉडरेट्स ने उनके अकॉर्डिंग काम नहीं किया था। एक्सट्रीमिस्ट यही सोचते थे कि जो मॉडरेट्स है इनका ही सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस हमारा भी है। सो हमारी भी चीज़ें कभी-कभी कंसीडर करनी चाहिए और सबसे पहले हमने देश को याद रख के चीज़ें करनी चाहिए बट ये सब चीज़ें नहीं हो पाई और अगर देखेंगे तो फिर अगला जो सेशन आया वो है कलकत्ता सेशन। सो बनारस सेशन में तो इन दोनों के बीच में थोड़े मनमुटाव हो गए, तो यहाँ पे जो दूसरा था वो आया कलकत्ता सेशन। कलकत्ता सेशन में एक्सट्रीमिस्ट सबसे पहले आपको बता देता हूँ 1906 का ये सेशन है। 1906 में जो एक्सट्रीमिस्ट थे, वो चाहते थे तिलक या लजपत राय जो है लाला लजपत राय वो प्रेसिडेंट बने। फिर से ये चाह रहे थे कि हमारे प्रेसिडेंट बनाए जाए ताकि हमारी चीज़ें कांग्रेस में आए। बट यहाँ फिर से कलकत्ता सेशन में इन लोगों को चांस ना देते हुए जो प्रेसिडेंट बनाए गए वो दादा भाई नौरोजी बनाए गए। दादा भाई नौरोजी को प्रेसिडेंट बनाने के पीछे भी एक बहुत बड़ी एक कहानी है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो थे, इनके बीच में ऑलरेडी झगड़े शुरू हो चुके थे। अब यहाँ पे अगर दादा भाई नौरोजी की हम बात करें तो जो नौरोजी थे वो बहुत सीनियर लीडर थे और अगर वो उनको अगर बनाने का निर्णय लिया गया है तो सीनियर लीडर के अपोज में कोई जाएगा नहीं, एक रेस्पेक्ट होती है। इसीलिए यहाँ पे दादा भाई नौरोजी को बनाया गया और किसी एक्सट्रीमिस्ट को यहाँ फिर से जगह नहीं मिली और दादा भाई नौरोजी भी एक मॉडरेट ही थे। सो फिर से जो लीडर बने वो थे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट को यहाँ बिल्कुल जगह नहीं मिली फिर से, जिसके कारण नाराजगी तो थी ही बट आगे क्या हुआ देखते हैं। एज अ कंसेशन अब यहाँ पे दादा भाई नौरोजी बोले ठीक है एक्सट्रीमिस्ट चाहते हैं वो चीजें हम करने की करके देखते हैं, हम उनको कुछ तो भी यहाँ पे उनकी डिमांड पूरी करते हैं। तो यहाँ पे एज अ कंसेशन जो दिया गया मिलिटेंट को, द गोल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ये स्वराज्य बना दिया गया। अब स्वराज्य आप जानते हैं स्वराज्य सबसे बड़ा गोल जो हुआ करता था ये एक्सट्रीमिस्ट का हुआ करता था। स्वराज्य ये एक्सट्रीमिस्ट लोगों का बहुत बड़ा गोल था। जैसे कि मैंने आपको स्वराज्य का मीनिंग बताया, स्वराज्य का मीनिंग होता है सेल्फ रूल, जहां ब्रिटिश का नहीं तो आपका रूल चलेगा, ब्रिटिश वहां रहेगा बट सेल्फ रूल जो रहेगा जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया कनाडा में चलता है, ओके सो यूके में चलता है, यानी ऊपर जो रहेगा सबसे ऊपर की अथॉरिटी वो इंग्लैंड की रहेगी हम मानते हैं बट नीचे जितने भी लोग दिए गए हैं वो पूरे इंडियन रहेंगे। ये चीजें मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में समझा चुका है इसलिए यहाँ पे मैं ज्यादा डिटेल में आपको नहीं बता रहा हूँ। सो स्वराज्य ये गोल जो था ये गोल हुआ करता था एक्सट्रीमिस्ट का गोल यहाँ पे मान लिया गया और इंडियन नेशनल कांग्रेस का गोल बना दिया गया स्वराज्य। जैसे कि मैं आपको 1906 के सेशन का इंपॉर्टेंस बता चुका हूं कि फर्स्ट टाइम स्वराज्य वर्ड का जिक्र किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस में, यही वो सेशन था। तो स्वराज्य ये गोल बन चुका था और दूसरी बात यह है कि ऑल्सो रिजोल्यूशन सपोर्टिंग अ प्रोग्राम ऑफ स्वदेशी, जो चाहते थे एक्सट्रीमिस्ट वो प्रोग्राम स्वदेशी का, बॉयकॉट का या नेशनल एजुकेशन का, वो भी पास किया गया। हालांकि बॉयकॉट हर चीज का नहीं किया जाता था बट ठीक है, स्वदेशी आप चला रहे थे, नेशनल एजुकेशन यानी एजुकेशन का बॉयकॉट करना चाहते थे हमारे एक्सट्रीमिस्ट लोग, उसके लिए नेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते थे और ये चीज़ें जो है राष्ट्रीय शिक्षण या फिर नेशनल एजुकेशन ये यहाँ प्रोवाइड करने की एक तरह से डिसीजन लिया था, वो लिया था मॉडरेट्स ने, जिसके कारण एक्सट्रीमिस्ट को थोड़ा सा यहाँ पे एक दिलासा मिला था। बट ये चीज़ है कि अभी भी पूरी तरह खुश नहीं थे क्योंकि उनके जो तरीके थे उस तरीके से काम नहीं होने वाले थे और जो वर्ड है स्वराज्य इट वाज मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको कहा जाता है कलकत्ता सेशन। जिन लोगों ने मेरा इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का वीडियो नहीं देखा वो उसे देख ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, याद रखिएगा। सो कलकत्ता सेशन, उसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूं अब आगे क्या हुआ। जो एक्सट्रीमिस्ट थे दे वर एनकरेज्ड बाय द प्रोसीडिंग एट कलकत्ता सेशन गिव अ कॉल ऑफ वाइड पैसिव रेजिस्टेंस। उन्होंने ये कहा, देखिए मैं आपको उनके तरीके ऑलरेडी बता चुका हूं एक्सट्रीमिस्ट इसमें कि पैसिव रेजिस्टेंस होता है, जिसको यहाँ कहा जाता है कि जो भी आपके साथ हो रहा है वो आपको सहना पड़ेगा, वो कितने भी वायलेंट हो जाए आपको नॉन वायलेंस से काम करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि आपको अपनी डिमांड पूरी करने तक आपको लड़ना होगा, नॉन वायलेंट तरीके से लड़ना होगा, सब चीज़ें सहन करना होगा। उसके साथ साथ
आपको कोऑपरेट नहीं करना होगा, जो भी आपका अपोज आप जिसका अपोज कर रहे हो उसको, तो ये सब चीजें पैसिव रेजिस्टेंस में आती है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। और यहाँ एक्सट्रीमिस्ट ने ये कह दिया कि ठीक है, मॉडरेट्स जो भी कह रहे हैं वो हमको नहीं पता, हमारा ये तरीका है कि पैसिव रेजिस्टेंस, दूसरा हमारा ये तरीका है कि बहिष्कार करना, स्कूल्स कॉलेजेस हो गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल म्यूनिसिपैलिटीज हो गया, या फिर लॉ कोर्ट हो गए, इन सब का हम विरोध करेंगे, हम उसको बॉयकॉट करेंगे, हम हर चीज का बॉयकॉट करेंगे, हम लोगों को ये कह रहे हैं कि आप ये काम करोगे। सो देव गेव अ कॉल फॉर वाइड पैसिव रेजिस्टेंस एंड बॉयकॉट ऑफ everything, almost everything. So ये चीज हो गई। Extremists thought that people had been aroused and the battle for freedom began. So यहाँ extremist ने ये ठान लिया था कि अब लोगों को जागरूक करना जरूरी है, लोगों को जोड़ना जरूरी है, और अभी ब्रिटिश को यहाँ से हटाना जरूरी है। अब हमको फ्रीडम चाहिए, ये ब्रिटिश के रूल से हमको स्वराज्य चाहिए, ये बात एक्सट्रीमिस्ट करने लगे। मॉडरेट जो थे वो ये कहने लगे कि ये बहुत ज्यादा डेंजर चीज है, एक तरह से देखा जाए। मॉडरेट्स थॉट दैट इट वुड बी डेंजरस एट दैट स्टेज टू एसोसिएट विद एक्सट्रीमिस्ट, है ना। अगर हम एक्सट्रीमिस्ट के साथ एसोसिएट हो जाते, उनके साथ अगर ये चीजों के साथ उनका साथ दे देते हैं, सो ये एंटी इंपेरियलिस्ट एजिटेशन होगा जो ब्रिटिश के पूरे खिलाफ होगा, और ब्रिटिश किस तरह से आपको खत्म करेगी ये आप नहीं जानते हो। सो इट वॉज फेल्ट वुड बी रिप्लेसली सप्रेस्ड बाय द माइटी कॉलोनियल फोर्सेस। सो वो लोग ज्यादा पावरफुल है, ऐसे मॉडरेट्स मानते थे। सो वो बोले कि एक्सट्रीमिस्ट के साथ रहना थोड़ा सा कठिन चीज है, एक्सट्रीमिस्ट जो बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मास मूवमेंट चलाना चाह रहे हैं, लोगों को पैसिव रेजिस्टेंस बता रहे हैं, बॉयकॉट करने को बोल रहे हैं, और कॉलोनियल फोर्सेस जो है वो ये चीजों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगी। सो ये चीजों को हमारा तो हम तो अभी मॉडरेट्स जो है, हम तो एक्सट्रीमिस्ट के साथ फिलहाल नहीं आ सकते। सो ये चीजें थोड़ी सी कठिन हो गई थी। ये कठिन होने के बाद जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट थे, दोनों रेडी थे कि हम एक दूसरे का पार्ट नहीं बनेंगे, क्योंकि हमारी चीजें सुनते नहीं है मॉडरेट्स, हमको कभी कांग्रेस का कोई लीडरशिप नहीं देते हैं ये मॉडरेट्स, और एक्सट्रीमिस्ट जो है इनके तरीके बहुत खतरनाक है ऐसा मानते थे मॉडरेट्स। सो ये चीजों को लेके दोनों के बीच में भी एक ये हो गया था कि दोनों भी एक दूसरे की जो कंपनी है वो ज्वाइन करना नहीं, कंपनी का पार्ट बनना नहीं चाहते थे, तो ये पार्टीशन करना चाहते थे। सो दे वर रेडी टू पार्ट कंपनी विथ ईच अदर, है ना, तो पार्ट करना चाहते थे, वो कंपनी को अलग करना चाहते थे एक दूसरे कंपनी को। The moderates failed to realize that council reforms were meant by government more to isolate the extremists than to reward the moderates, है ना। सो ये लोग ये कहते थे कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसका विरोध नहीं करना चाहिए, उसमें हमने खुद, अगर ब्रिटिश हमको ये मौका दे रहे कि हम लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाए और वहां से काम करें, सो इसका हमने फायदा उठाना चाहिए, ऐसे मानते थे हमारे एक्सट्रीमिस्ट, ऐसे हमारे मानते थे मॉडरेट लोग। और इसी चीज का फायदा उठाना तो वो चाह रहे थे, बट वो ये नहीं जान पा रहे थे कि ये मॉडरेट्स के अच्छाई के लिए नहीं है, जबकि ये एक्सट्रीमिस्ट को खत्म करने का एक स्टेप है जो करना चाहते हैं ब्रिटिश। और अगर आप देखोगे तो ये चाहते थे कि यहाँ जाके हम और अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे। तो एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो इनको भी ये रियलाइज नहीं हुआ, जैसे मॉडरेट को ये रियलाइज नहीं हुआ कि एक्सट्रीमिस्ट को खत्म करने के लिए इस तरह की हमको लालच दी जा रही है, वैसे एक्सट्रीमिस्ट को भी ये रियलाइज नहीं हो पाया कि जो मॉडरेट है, अगर वो हमारे साथ नहीं रहेंगे तो हमको डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जो भी गवर्नमेंट हमारे खिलाफ एक्शन लेंगी। तो एक्सट्रीमिस्ट डिड नॉट रियलाइज दैट मॉडरेट्स कुड एक्ट एज देयर फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट स्टेट रिप्रेशन। यानी देखिए, मॉडरेट्स के जो तरीके थे, उन चीजों को लेके गवर्नमेंट को थोड़ा सा कठिन होता था कि उन लोगों को सीवियरली उनको मार सके या उनको अरेस्ट कर सके, क्योंकि वो लॉ नहीं तोड़ते थे। और अगर मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट लॉ तोड़ते थे तो उनको अरेस्ट करना है, तो वो कांग्रेस का हिस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कांग्रेस का हिस्सा है तो कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है जिसमें आप ये चीजें नहीं कर सकते थे। तो ये ब्रिटिश तो चाहते ही थे कि स्प्लिट हो जाए और जो एक्सट्रीमिस्ट है वो कांग्रेस से बाहर निकल जाए, ताकि मॉडरेट्स के तरीके को हम अपना के, मॉडरेट्स के एक सपोर्ट दे के हम चीजों को शांत कर सकते हैं, ब्रिटिश को पता था। सो यहाँ पे और झगड़े बढ़ते गए, झगड़े बढ़ते गए और आखिरकार वो वक्त आ गया। फाइनली द टाइम केम, जब आने वाला था अगला सेशन, जिसका नाम है सूरत सेशन। अब सूरत सेशन जो है उसको हम स्टडी करेंगे। तो सूरत सेशन जो था ये 1906 में हुआ था। इसके प्रेसिडेंट बने थे रास बिहारी घोष, जो फिर से एक मॉडरेट थे। अब आप देखोगे कि एक्सट्रीमिस्ट के क्या हालत हो रही होगी। एक्सट्रीमिस्ट सबसे चाह रहे, तीसरा सेशन है, चाह रहे कि हमारे बन जाए, प्रेसिडेंट बन जाए, बट बनने का मौका नहीं दिया जा रहा है। एक्सट्रीमिस्ट को क्या चाहिए था? एक्सट्रीमिस्ट वांटेड 1907 सेशन जो है, सॉरी यहाँ पे 1906 मैंने लिखा है, इसमें एक मिस्टेक है, एक मिनट मैं इसको पहले सुधार ले।
सो एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि ये जो सेशन है 1907 का ये नागपुर में लिया जाए। नागपुर उस वक्त सेंट्रल प्रोविंस का कैपिटल हुआ करता था। नागपुर का ये सेशन अगर लिया जाए तो इसमें तिलक या फिर लाला लाजपत राय को, फिर से देखिए पहले सेशन में उन्होंने चाहा तिलक या राय जो है वो बन जाए, प्रेसिडेंट नहीं बन पाए, दूसरे में चाहा, तीसरे में चाहा, यानी तीसरा यानी जो सूरत सेशन था उसमें चाहा, फिर भी नहीं बने। क्योंकि देखिए एक आपको रूल बताता हूँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस का रूल ऐसा है कि जो लीडर, अगर समझ जाइए कि जो भी, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पार्टी है जिसके सेशन होते थे अलग अलग जगह पे, तो जिस जगह पे सेशन होगा वहां का लीडर जो होगा वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, ऐसा एक रूल था। अब सपोज यहाँ पे सूरत में सेशन हो रहा है और सूरत ये आता था बॉम्बे प्रोविंस में, है ना, सूरत आता था बॉम्बे प्रोविंस में। अगर सूरत बॉम्बे प्रोविंस में आ रहा है तो तिलक बिलोंग टू बॉम्बे प्रोविंस, तो तिलक तो बन नहीं सकते, ये तो एलिजिबल ही नहीं है। सो ये चीज चाह रहे थे, अगर नागपुर में होता तो तिलक बन सकते थे या राय भी बन सकते थे, क्योंकि नागपुर के जो सेंट्रल प्रोविंस है इससे बिलोंग नहीं करते थे तिलक या लाला लाजपत राय। सो इन्होंने ये रख दिया सूरत में। ये भी एक बहुत बड़ी एक चाल थी, ऐसा माना जाता है मॉडरेट्स की, ताकि जो तिलक है इनको यहाँ पे लीडरशिप नहीं मिल पाए, इनको ये प्रेसिडेंटशिप नहीं मिल पाए, यानी वो ऐसे ही इनएलिजिबल हो जाए। सो एलिजिबल नहीं रहे और वो चाहते थे दूसरी चीज की, जो पहले हमने डिमांड रखे थे, स्वदेशी हो गया, बॉयकॉट या नेशनल एजुकेशन का, वो फिर से रखे जाए। अब यहाँ पे पहली डिमांड तो उनकी पूरी नहीं हुई क्योंकि प्रेसिडेंट बना दिया रास बिहारी घोष को। फिर से जो प्रेसिडेंट बने थे वो बने थे एक मॉडरेट, फिर से एक्सट्रीमिस्ट नहीं बन पाए, एक्सट्रीमिस्ट नाराज थे। आईएनसी ने ये जो रेजोल्यूशन थे ये ड्रॉप कर दिए, जो स्वदेशी बॉयकॉट और नेशनल एजुकेशन की, क्योंकि आईएनसी एक तरह से अगर देखोगे तो इट वाज डोमिनेटेड बाय मॉडरेट्स एट दैट टाइम, है ना, तो आईएनसी वाज डोमिनेटेड बाय मॉडरेट्स। और अगर जो मॉडरेट्स देखोगे तो मॉडरेट्स ये चाह रहे थे कि एकदम से ब्रिटिश के खिलाफ जाना जरूरी नहीं है फिलहाल, अब जो होना था वो हो, बंगाल का पार्टीशन हो गया, तो अभी ये सब चीजें करना करके एकदम ब्रिटिश के खिलाफ जाना ये ठीक नहीं होगा। सो आईएनसी में मॉडरेट जो थे उन्होंने इसको अपोज, उन्होंने ये रिजोल्यूशन पास नहीं होने दिए। अब मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट ये कहने लगे कि ये गलत है, हमारी चीजें कांग्रेस में सुनी नहीं जाती है, यही वो कारण है कि हम लोग अब कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले। दो वक्त हो गए, दो टाइम हो गए, दो सेशन हो गए जिसमें हमने कॉम्प्रोमाइज किया है, और फाइनली अब हम ये डिसीजन ले रहे हैं कि हम कांग्रेस को छोड़ना चाहते हैं। सो यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट ने कांग्रेस को छोड़ दिया एंड फाइनली द स्प्लिट इन इंडियन नेशनल कांग्रेस टुक प्लेस बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। इन दोनों के बीच में स्प्लिट हो गया और एक्सट्रीमिस्ट और कांग्रेस जो है, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट जो है ये अलग हो गए। अलग होने के बाद ब्रिटिश की जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी एक बार फिर से अपनाने का मौका मिल गया, और इस बार उनको अपनाने का मौका मिला था इंडियन नेशनल कांग्रेस पे। इंडियन नेशनल कांग्रेस पे जब उनको ये मौका मिला कि वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपना ले, सो उन्होंने अपनाना शुरू किया। अब तक जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में थे, इसीलिए वो लोग उनके खिलाफ बहुत बड़ी स्टेप नहीं ले सकते थे, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी थी और उनके लीडर्स के खिलाफ अगर आप बहुत बड़ी एक्शन लेते हो और सीवियर एक्शन लेते हो तो ये ठीक नहीं माना जाता था। सो अब ब्रिटिश ने अब क्या कर लिया देखते हैं। तो अब जब स्प्लिट हो गया उसके बाद क्या हुआ देखेंगे। तो आफ्टर द स्प्लिट the government launched a massive attack on extremists। गवर्नमेंट ने एक्सट्रीमिस्ट पर अटैक करना शुरू कर दिया। यानी अगर आप देखोगे तो अब उनको जो चाहिए था, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट उनको परेशान कर रहे थे एक तरह से, एक्सट्रीमिस्ट की जो मूवमेंट चलाने के तरीके थे वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होने के कारण ब्रिटिश थोड़े से ये चीज से डरते थे। सो ब्रिटिश ने अगर देखोगे तो यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट जो थे उन पे बहुत बड़ा यहाँ पे एक एक्शन लेना शुरू किया था। 1907 से 1911 में काफी सारे उन्होंने लॉज पास किए, जैसे कि द सेडिशियस मीटिंग्स एक्ट 1907 का, यानी सेडिशियस यानी मैंने बताया देशद्रोह की जो भी मीटिंग होगी, यानी जो भी आपकी सभाएं होगी, जो भी मीटिंग होगी, उसको ये लोग डिक्लेयर कर देते थे कि देशद्रोह की मीटिंग से, यानी ये गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ करना चाह रही है, सो इनको अरेस्ट कर लीजिए। दूसरा है इंडियन न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट एंड ऑफेंसेस एक्ट 1908। सो न्यूज़पेपर के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाए गए, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि न्यूज़पेपर जो है इसमें ये लोग जो भी एडिटोरियल या आर्टिकल्स लिखते थे वो चीज़ों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता था हमारे कंट्री पे। यानी अगर देखोगे तो जो लोग थे उनमें अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि उसके साथ साथ यहाँ पे एक लॉ और लाया गया था जिसको क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट कहा जाता है 1908 का। जो क्रिमिनल लॉ था उसको अमेंड कर दिया गया और सजा जो थी किसी भी ऑफेंस के लिए वो बढ़ा दी गई। और इंडियन प्रेस एक्ट लाया गया था 1910 में, जिससे प्रेस के ऊपर सेंसरशिप लगाई गई थी, यानी प्रेस के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाए गए थे कि प्रेस विदाउट गवर्नमेंट की परमिशन कुछ भी यहाँ पे प्रिंट
नहीं कर सकता, कुछ भी पब्लिश नहीं कर सकता। जो तिलक थे उनके दो न्यूज़पेपर थे, ये भी मैं आपको बता दूं। तिलक का एक जो न्यूज़पेपर था उसका नाम था केसरी, और जो सेकंड न्यूज़पेपर था उसका नाम था मराठा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मराठा। जो उनका मराठा नाम का न्यूज़पेपर था, यहाँ केसरी लिखा हुआ है और यहाँ मराठा लिखा हुआ है। जो केसरी था ये मराठी लैंग्वेज में था, और जो मराठा था ये इंग्लिश लैंग्वेज में था। इस तरह से दो न्यूज़पेपर चलाते थे लोकमान्य तिलक। सो लोकमान्य तिलक ने जो उनका न्यूज़पेपर था जिसका नाम था केसरी, केसरी में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, और इसी चीज के लिए उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए थे सेडिशन के। सो तिलक द मेन एक्सट्रीमिस्ट लीडर वाज ट्राइड इन 1909। उनके ऊपर केस चली थी 19 फॉर व्हाट ही हैड रिटन इन 1908। उन्होंने 1908 में केसरी में लिखा था कि द बॉम्ब थ्रोन बाय बंगाल रिवॉल्यूशनरी इन मुजफ्फरपुर रिजल्टेड इन द टू इनोफेरी। तो इनको उन्होंने सपोर्ट किया था। सो जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी शुरू हो चुकी थी बंगाल में, अब बॉम्ब डालना या फिर जो भी चीजें हैं ये सब करना जब बंगाल में शुरू हो चुका था, लोग गवर्नमेंट के खिलाफ सीवियर एक्शन खुद भी ले रहे थे, गवर्नमेंट के खिलाफ वायलेंट हो गए थे। इन एक्टिविटीज को सपोर्ट किया था लोकमान्य तिलक ने अपने न्यूज़पेपर में। सो इस चीज का उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए सेडिशन के, और इनको यहाँ पे केस चलाए गए, और उस केस के अंडर यहाँ पे उनको सजा दे दी गई। अब मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे जो लिखा है, ये एक्टिविटी जो हुई थी जिसमें मुजफ्फरपुर के जो भी ऑफिसर थे उनके ऊपर यहाँ बॉम्ब डाला गया था, उनके ऊपर नहीं गिरा और वो किसी और के ऊपर गिर गया, और दो यूरोपियन वुमेन उसमें मारी गई थी। सो यहाँ पे इसको जब सपोर्ट किया गया था, तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें हम रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी अभी आगे जो हमारे आने वाले चैप्टर से लेक्चर से उसमें हम स्टडी करने वाले, तो इसको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। बस इतना याद रख लीजिएगा, कुछ रिवॉल्यूशनरी ने मुजफ्फरपुर के जो मैजिस्ट्रेट थे उन पे बॉम्ब डाल दिया गया था, जिसका सपोर्ट कर दिया गया था या तिलक के द्वारा। सो ये तिलक ने कहा था कि ठीक है, इस तरह की चीज़ें। सो लोगों के अंदर जो गुस्सा है वो हो रहा है। देखते हैं हम आर्टिकल क्या कहा था तिलक ने, ये देख। दिस इज नो डाउट, ये तिलक का आर्टिकल है जो उन्होंने प्रिंट किया था। दिस इज नो डाउट विल इंस्पायर मेनी hatred against the people belonging to the party of rebels. It is not possible to cause British rule to disappear from this country by such monstrous deed. But ruler who exercise unrestricted power must always remember that there is also a limit to the patience of humanity. Many newspapers had warned the government that if they resorted to Russian methods, then Indian too will be compelled to imitate द रशियन मेथड्स। यानी यहाँ उन्होंने ये कहा था कि हर चीज की एक लिमिट होती है। गवर्नमेंट अगर हमारा पेशेंस चेक करना चाहती है, ये देखना चाहती है कि हम कितना सब्र है, तो ये याद रखेगा अगर सब्र का बांध टूट गया तो इस तरह की चीजें होगी। और ये रशिया में जिस तरह से रिवॉल्यूशन लाया गया था उस तरह से इंडिया में भी होगा। सो हम लोगों के सब्र का बांध मत टूटने दीजिए, और हम लोगों के साथ अन्याय करना बंद कीजिए, ये कहते हैं तिलक। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकमान्य तिलक है, बाल गंगाधर तिलक है यहाँ पे जो खड़े, ये इन पे यहाँ पे जो केस चल रही थी, मुकदमा चल रहा था, उसकी एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है जिसमें तिलक खुद को डिफेंड करते हुए दिख रहे। खुद के जितने भी ये थे उनके व्यूज वो यहाँ पे बताते हुए दिख रहे मैजिस्ट्रेट के सामने। सो इस तरह से उनका ये मुकदमा चला था, ये उनकी केस चली थी। उसी में कोर्ट में का एक ये पिक्चर है उनका, बहुत ही यूनिक पिक्चर है। मैं आपके लिए लेके आते रहता हूँ यूनिक पिक्चर्स, है ना। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इमेजिन भी करें। सो उसके बाद क्या हुआ, एक और आर्टिकल उन्होंने लिख दिया जिसमें तिलक रोट दैट द रियल मीन्स ऑफ स्टॉपिंग द बॉम्ब्स कंसिस्टिंग इन मेकिंग अ बिगिनिंग टूवर्ड्स द ग्रांट ऑफ राइट्स ऑफ स्वराज्य टू द पीपल। यानी उन्होंने ये कहा था कि ये जो आप कर रहे हैं ना, अगर आपको रोकना चाहते हैं इस तरह के जो बॉम्ब गिर रहे हैं इनको, सो एक चीज याद रखिए, इस तरह के बॉम्ब तभी रुकेंगे जब आप स्वराज्य दे देंगे लोगों की, क्योंकि लोगों की जो डिमांड है इस चीज को लेके कि हमको स्वराज्य होना, अगर ये आप पूरी नहीं करोगे तो इस तरह के एक्शन लोग लेते रहेंगे, क्योंकि कब तक लोग वेट करेंगे इस चीज के लिए। तो आप डिमांड सुनिए, बॉम्ब रुक जाएंगे। इस तरह से तिलक लिखते हैं, और तिलक को इस चीज में यहाँ गिल्टी पाया गया इस कोर्ट में, और तिलक को यहाँ 6 साल की सजा सुनाई गई। तिलक वॉज सेंटेंस टू 6 years ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन ने देश निकाला, उनको देश से निकाल दिया गया था उस टाइम। पूरा देश निकाला नहीं कह सकते, कुछ टाइम के लिए बाहर भेज देना। सो उन पे फाइन लगाई गई थी 1,000 रुपए की। उस वक्त 1,000 रुपए बहुत ज्यादा होते थे, और उनको देश से निकल जाने के, देश से बाहर भेज दिया गया था। उनको मंडाले में भेज दिया गया था जो बर्मा में आता है। बर्मा यानी आज का म्यांमार, 6 साल के लिए।
उसके साथ साथ तिलक चले गए। सो एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने सोचा अब हम क्या काम करेंगे, तो अरविंद और पाल जो थे वो बोले कि हम रिटायरमेंट ले रहे हैं पॉलिटिक्स से, कोई मतलब नहीं यहाँ काम करके इंडियन नेशनल कांग्रेस में, क्योंकि ये तो हमारी सुनती ही नहीं है। तो तिलक चले गए, हम भी चले जाते, और जो लाला लजपत राय थे वो भी चले गए। वो बोले मैं अकेले रह के क्या करूँ, तो वो भी अब्रॉड चले गए, उन्होंने भी इंडिया छोड़ के जाने का डिसीजन ले लिया। इस तरह से एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो एक एक करके सभी चले गए तिलक जाने के बाद। और एक्सट्रीमिस्ट की जितनी अगर आप चीज़ों देखोगे तो उन्होंने बहुत प्रयत्न किए, बट वो एक बहुत बड़ा अल्टरनेटिव पार्टी नहीं बना पाए, क्योंकि जैसे वो कांग्रेस से बाहर निकले वैसे ही ब्रिटिश ने उन पे रिप्रेशन शुरू कर दिया, ब्रिटिश ने उनको रोकना शुरू कर दिया, और ये मूवमेंट चल नहीं पाई, ये मूवमेंट रुक गई। और इसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ इन लोगों के जाने का कि मॉडरेट्स जो थे उनको लोगों का सपोर्ट नहीं रहा, क्योंकि वो लोगों को यहाँ पे इन्वॉल्व ही करके लेते नहीं थे, तो लोगों का सपोर्ट नहीं रहा। और जो यूथ थे नॉर्मली जो एक्सट्रीमिस्ट के साथ थे, वो लोग अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस के सपोर्ट से बाहर हो चुके थे, और मॉडरेट्स के साथ वो जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि मॉडरेट्स उनको इन्वॉल्व करके नहीं लेते थे, और उनके तरीके जो ये थे ये थोड़े स्लो थे। और यही सब रीजन थे कि 1908 में जब तिलक और ये सब लीडर्स जब जाने लगे धीरे धीरे करके, तब से इंडियन नेशनल मूवमेंट जो थी वो बहुत ही कम तरीके से चलने लगी है, डिक्लाइन होने लगी, और इस तरह की कोई मूवमेंट ही नहीं दिखी टिल 1914, जब तक तिलक लौटे नहीं। तो तिलक रिलीज मूवमेंट जो थी ये शांत हो गई। और अगर हम देखेंगे तो 1908 में तिलक जाते हैं और तिलक आते हैं 1914 में, 6 साल की सजा काट के। सो 1914 तक तो मूवमेंट चली नहीं, जब तिलक आए उसके बाद फिर मूवमेंट चलाने की कोशिशें की गई थी। सो ये हम आगे के वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। तो ये सब कॉन्सिक्वेंसेस हुए इसके। सो ये बहुत ही एक दुखद घटना थी कि कांग्रेस में स्प्लिट हो गया, जो कि बहुत एक दुखद चीज लगती है मुझे। तो आपको क्या लगता है मुझे ये नहीं पता। तो ये सब चीजें यहाँ पे हो गई, और ये चीज नहीं होना चाहिए था, बट किसी कारणवश हो गई। अभी आपने देख लिया कि क्या क्या कारण थे जिसके कारण हुआ ये सब। सो ये सब चीजें थी। दिस इज ऑल अबाउट सूरत स्प्लिट। और मैं आपको ये बता दूं कि अभी जो मेक एमसीक्यू चैलेंज है उसमें जो हमने पिछला टॉपिक यहाँ पे स्टडी किया था जिसका नाम है मुस्लिम लीग, द मुस्लिम लीग, उसके ऊपर क्वेश्चंस आपने वो वीडियो देख लिया है। सो अभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो आप अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं आपको एक बार बता दूं कि जो माय मेक एमसीक्यू चैलेंज है वो मेरा इनिशिएटिव है, इट्स माय न्यू इनिशिएटिव, जिसमें मैंने आपको ये कहा है कि ये जो टॉपिक है इस पे आपको क्वेश्चन बनाना है और उसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना है आपके नाम के साथ। और अगला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें मैं उसको पब्लिश करूंगा, ताकि जो लोगों ने पिछला वीडियो लेक्चर देखा है वो उसको सॉल्व कर सके, और एक सबको हेल्प हो जाए, आपके तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन मिल जाए। सो आपका नाम के साथ ये पब्लिश किया जाएगा। आप अपना नाम लिखिएगा और उसको पोस्ट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के। और वो आपको पोस्ट करना है नया वीडियो आने के पहले, यानी अगले दिन के पहले आपको पोस्ट करना है, एकदम पहले नहीं। आप ये याद रखिएगा कि वीडियो अगर 1 घंटा पहले आप पोस्ट करें तो ये मेरे लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि मैं वीडियो बनाने में मुझे उतना टाइम लगता है। सो बहुत पहले पोस्ट करना शुरू कर दीजिए, ट्राई कीजिए कि उसी दिन आप पोस्ट करें। सो अब देखते हैं मेक एमसीक्यू चैलेंज में हमने कुछ लोगों के नाम देखे थे यहाँ पे, जैसे कि हमने देखा था स्नेहल पिपरेवार, अक्षत चौधरी, निखिल चौधरी, आशा चौहान, किरण मंडल, बिप्लब दास, पूजा भारद्वाज और साक्षी द्विवेदी। तो इन लोगों ने जो क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं वो हम देखते क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्नेहल पिपरेवार में रखा हुआ है, और उनका कहना है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज एस्टेब्लिश्ड इन द सिटी ऑफ, कौन से सिटी में? सो कैलकाटा, सो ढाका, कैलकाटा, लखनऊ या अलीगढ़। आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिखना है उसके सही आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन। उसके बाद स्नेहल पिपरेवार ने ही एक और क्वेश्चन भेजा है, 1942 कांग्रेस मुस्लिम लीग डिड नॉट टेक पार्ट इन क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सो ये भी आपको लिखना है। एक और क्वेश्चन स्नेहल पिपरेवार द्वारा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस लिखे। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग? मोहसिन उल मुल्क, नवाब सलीमुल्लाह, मोहम्मद अली जिन्ना, सर आगा खान। ओके, लास्ट क्वेश्चन बाय स्नेहल पिपरेवार, हु क्रिएट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मुस्लिम लीग? Who created the constitution of Muslim League? मौलाना मोहम्मद अली जौहर, नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह, सर मोहम्मद इकबाल, सैयद अहमद खान। सो बहुत अच्छे क्वेश्चन भेजे हैं स्नेहल पिपरेवार जी ने आपका, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा हम करेंगे कि आपने हमारी हेल्प की, कि आप हमें क्वेश्चंस भेज के हमारी प्रैक्टिस आप करा रहे। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन भेजा है वो अक्षत चौधरी जी ने भेजा है। उन्होंने असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन भेजा है, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अलग क्वेश्चन है। सो असर्शन जो है, असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन ना थोड़े अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। और बहुत अच्छी बात है कि अक्षत चौधरी जी आप हमें इस तरह के क्वेश्चंस भेज रहे हैं।
सो इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा हम करेंगे. सो एसर्शन वो कहते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वांट डिफरेंट नेशन फॉर मुस्लिम. ओके, सो दूसरा देश चाहते थे. इन 1937 कांग्रेस मैनेज टू विन 25 सीट्स विथ 25 सीट्स कमिंग फ्रॉम मुस्लिम डोमिनेटेड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस. ओके, और इसमें वो कह रहे हैं कि ए एंड आर इज ट्रू. आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सो इनका कहना है कि ये ए और आर जो लिखे ये दोनों करेक्ट है, और जो आर है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इस चीज का कि वो दूसरा नेशन चाहते थे. सेकंड है कि दोनों फॉल्स है. थर्ड है कि दोनों ट्रू है इंडिविजुअली, यानी एक दूसरे का रीजन या एसर्शन नहीं है, बट दोनों ट्रू है. और नन ऑफ दिस, ये इनका कहना है अक्षत चौधरी जी का. तो बहुत अच्छा क्वेश्चन अक्षत चौधरी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा. उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमें क्वेश्चन भेजा है निखिल चौधरी जी ने. निखिल चौधरी जी कहते थे पार्टीशन ऑफ बंगाल is done on the basis on language is done on the basis of language and religion. Similarly, which of the following commission in India forms the state on the लिंग्विस्टिक बेसिस. बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन. निखिल चौधरी जी ने यहाँ पे पॉलिटी और इंडियन हिस्ट्री को, मॉडर्न हिस्ट्री को उन्होंने कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछा है. तो यहाँ पे कहा गया है कि जिस तरह से बंगाल का भी पार्टीशन किया गया था लैंग्वेज और रिलीजन के बेसिस पे, उसी तरह कौन सी कमीशन है जिन्होंने लिंग्विस्टिक बेसिस पे कहा था कि स्टेट के भी स्टेट जो है वो भी अलग अलग किए जा सकते हैं ऑन बेसिस ऑफ लैंग्वेज. सो यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन आंसर दिए, ऑप्शन दिए धार कमीशन, जेवीपी कमीशन, फाजल अली कमीशन. ये तीन उन्होंने लिखे और इसमें उन्होंने ऑप्शन लिखे हैं 1 and 3, बी है 2 and 3, सी है 3 ओनली एंड डी है 2 ओनली. सो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन निखिल चौधरी जी आपके द्वारा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. उसके बाद जो क्वेश्चन भेजा है वो है आशा चौहान जी ने. आशा चौहान जी पूछते हैं एट विच प्लेस जिना टॉक्ड अबाउट इम्पॉसिबिलिटी ऑफ लिविंग इन वन नेशन. एक नेशन में नहीं रह सकते उन्होंने जी कहाँ कहाँ कब कहा था. तो ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, लाहौर और ढाका. ओके, सो इन चारों में से कौन सी जगह है जहां पे उन्होंने कहा था, ये पूछ रहे हैं आशा चौहान जी. बहुत अच्छा क्वेश्चन. आशा चौहान जी ने एक और क्वेश्चन भेजा है. वो पूछ रहे हैं कि द आइडिया ऑफ सेपरेट नेशन वाज फर्स्ट कॉइन बाय, कि दूसरा देश होना चाहिए, ये आइडिया सबसे पहले किसने रखी थी. मोहम्मद अली जिन्ना, सर सुल्तान मोहम्मद शाह, सर सैयद अहमद खान, ख्वाजा सलीमुल्लाह. उसके बाद बहुत बहुत शुक्रिया आशा चौहान जी आपका, जो आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन हमें भेजे. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन भेजा है वो किरण मंडल जी ने भेजा है. किरण मंडल जी पूछते हैं कि हु लेड मुस्लिम डेपुटेशन एट शिमला इन 1906. सो मुस्लिम डेपुटेशन जो है शिमला में हुआ था, ये भी मैं आपको बता दूं. मुस्लिम लीग जब बनाया गया था उस शिमला में एक डेपुटेशन हुआ था, तो किसने उसको लीड किया था. सलीमुल्लाह, आगा खान, मोहम्मद अली, शैकत अली. सो ये आपको थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना होगा और आपको इसका आंसर करना होगा. उसके बाद किरण मंडल जी ने एक और क्वेश्चन लिखा है जो है कि व्हेन मोहम्मद अली जिन्ना ज्वाइन मुस्लिम लीग 1915, 1910, 1913 या 1912, ये आपको लिखना है. उसके बाद एक और क्वेश्चन किरण मंडल जी द्वारा, द फादर ऑफ टू नेशन थ्योरी किसको कहा जाता है. सर सैयद अहमद खान, फाजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना या एमडी इकबाल. सो एक और क्वेश्चन उनके द्वारा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. किरण मंडल जी के द्वारा एक और क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन जो उन्होंने भेजा है, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिश्ड बाय इंडियन मुस्लिम लीग. उन्होंने एक न्यूज़पेपर लाया था, उसका क्या नाम है. बहुत अच्छा क्वेश्चन. तो ये आप सर्च कीजिएगा और इसका आप लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, क्वाम, इनकलाब, स्टार ऑफ इंडिया या डॉन. बहुत अच्छा क्वेश्चन किरण मंडल जी द्वारा. और किरण मंडल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें इस तरह के क्वेश्चंस भेजे और हमारी हेल्प की एमसीक्यू चैलेंज. उसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमें भेजा है वो है बिप्लाब दास जी ने. बिप्लाब दास जी पूछते हैं, ये 15th नंबर का क्वेश्चन है. सॉरी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा नंबरिंग करना भूल गया. एक बार मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ क्योंकि आप जब आंसर लिखोगे तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है. किरण मंडल ने जो ने क्वेश्चन भेजा था वो 10th नंबर का था. जो उन्होंने ये भेजा था टू नेशन थ्योरी वाला 11th था. किरण मंडल जी ने ये न्यूज़पेपर वाला जो भेजा था वो 12th था. और ये 13th है जो बिप्लाब दास जी ने हमें भेजा है. सो अब देखते हैं अब ये क्या है. तो हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग ड्यूरिंग द पीरियड 1934 to 47. सैयद अहमद खान, आगा खान, मोहम्मद अली जिन्ना या मियां अब्दुल अजीज. बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने भेजा विप्लाब दास जी, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारी हेल्प की हमारे एमसीक्यू सॉल्व करने में. अगला क्वेश्चन जो हमें भेजा है वो है पूजा भारद्वाज जी ने. पूजा भारद्वाज जी ने हमें ये पूछा है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट इन रिलेशन टू सर सैयद अहमद खान. ठीक है, सर सैयद अहमद खान को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है. ही हैड फाउंडेड मोहम्मदन एजुकेशन सोसाइटी इन 1886. He expressed his communal idea that Muslims are a separate nation. He suggested aligning a British rather than rebel against them. His social ideas were propagated through his magazine तहदीब उल अखलक. बहुत अच्छा क्वेश्चन पूजा जी द्वारा. फर्स्ट ऑप्शन है सी एंड डी, सेकेंड है ए बी एंड सी,
थर्ड है बी एंड सी और फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूजा भारद्वाज जी द्वारा, द इंपॉर्टेंट इवेंट्स दैट हैपेंड at the establishment of All India Muslim League. Leader of All India Muslim League began the propaganda that Muslim and Hindus are one nation, but they have different cultures and identities. B. Muhammad Ali Jinnah joined the league in 1913. C. After 1930, the feeling of partition of the country was developed among Indian Muslims. या डी, ग्रोइंग बिलीफ दैट मुस्लिम्स आर सेपरेट नेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूजा भारद्वाज जी। ऑप्शंस उन्होंने लिखे ए बी एंड सी, सेकेंड ऑप्शन बी सी एंड डी, थर्ड ऑप्शन बी एंड डी, या फोर्थ ऑप्शन ओनली डी। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूजा भारद्वाज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो हमें भेजा है साक्षी द्विवेदी जी ने। साक्षी द्विवेदी जी हमें पूछती है, इन विच सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग डिड मोहम्मद अली जिन्ना कम अप विथ टू नेशन थियरी। टू नेशन थियरी उन्होंने कौन से सेशन में रखी थी? 39, 40, 41, 42। बहुत अच्छा क्वेश्चन साक्षी जी आपके द्वारा, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमसे एमसीक्यू की प्रैक्टिस करा के ले रहे हो। ओके, सो स्नेहल जी, अक्षत जी, निखिल जी, आशा जी, किरण जी, विप्लाब जी, पूजा जी और साक्षी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी चीज के साथ सूरत सेशन के एक नए लेक्चर जो हमने अभी डिस्कस किया उसके साथ मैं आपसे अगले लेक्चर में मिलूंगा। तब तक के लिए अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे तो उन्हें लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, फॉलो और लाइक करें मेरे पेजेस को फेसबुक पे, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। इंस्टाग्राम के मुझे फॉलो करोगे तो आपको लाइव अपडेट्स मिलते रहेंगे, मेरे जो अपडेट्स है वो मिलते रहेंगे मेरे स्टोरीज में या फिर मेरे पोस्ट में। जो मेरा लाइव सेशन आता है वहाँ आपके डाउट सॉल्व हो सकते हैं। सो श्रेयस बड़ी द प्लीज पीस लवर, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। श्रेयस बड़ी @gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए। उसके साथ साथ आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इसी तरह पढ़ाई रेगुलरली करते रहे, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते रहे। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे आज 5 बजे लाइव सेशन में मिलूंगा। आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर कर लीजिएगा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पे 2019 में जो पास हुआ है उस पे हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। सो सी यू देयर, टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।